हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर का सेक्शन बी। अगर अभी तक आप लोगों ने सेक्शन ए की वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट एक बार जरूर देखिए, जिसका लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के सभी चैप्टर जितने हमने कवर कर लिए हैं उन सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक है। आप वहां पर जाकर आप गो थ्रू हो सकते हैं। किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो वहां पर आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 21। If sum of two numbers is 1 to 15, then their HCF is 81. दो नंबर का सम 1 to 15 है और उनका जो HCF है वो 81 है। Then the possible number of pairs of such numbers are. तब ऐसे नंबर्स के कितने पेयर्स पॉसिबल हैं। बड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसको बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। तो दो नंबर्स हैं जिनका सम 1 to 15 है, तो हम लेट कर लेते हैं एक नंबर है x और दूसरा नंबर मान लेते हैं y। हमने मान लिया कि दो नंबर्स हैं x और y और उन्होंने बोला उनका सम कितना है 1 to 15, ये हमने लिख लिया। और उन्होंने बोला है इन दोनों का जो HCF है ना वो 81 है, यानी कि HCF ऑफ x y वो कितना है 81 है। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय HCF? HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, यानी कि जो x है उसके अंदर 81 होगा और y है उसके अंदर भी 81 होगा। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 और 6 है। ठीक है, मैं कहती हूँ भाई इसका HCF निकालो। आप कैसे निकालोगे इसका HCF? हम क्या करते हैं, 2 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 into 1 6 के फैक्टर्स क्या हैं 2 into 3, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2, तो इसका क्या हो गया HCF आ गया, इसका 2 आ गया। ठीक है, अच्छा तो यानी कि 2 जो है वो इसका भी फैक्टर है और 2 जो है वो इसका भी फैक्टर है, राइट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि हमें 2 से वापस नंबर्स पे जाना है ना, 2 से वापस नंबर्स पे जाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें HCF दे रखा है, HCF से वापस हमें नंबर्स पे जाना है। तो हमें अगर HCF से वापस नंबर पे जाना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1 तो वो हो जाएगा 2 और 2 × 3 ये हो जाएगा आपका 6। यानी कि HCF के अंदर कोई ना कोई चीज़ मल्टीप्लाई जरूर होगी तभी हम नंबर्स तक वापस पहुँच सकते हैं, है ना। दैट मीन्स 81 के साथ कुछ ना कुछ चीज मल्टीप्लाई जरूर होगी तभी हम x तक पहुंच पाएंगे, तभी उसको हम y तक पहुंचा पाएंगे, है ना। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मान लेती हूँ x को कि 81 के साथ मैंने कोई a नंबर मल्टीप्लाई किया तो मुझे x मिल गया। सिमिलरली 81 के साथ मैंने कोई नंबर b मल्टीप्लाई किया तो मुझे y मिल गया। क्या अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x प्लस y है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 81a प्लस 81b इज इक्वल टू 1 to 15। 81 कॉमन, a प्लस b 1 to 15। अब 81 मल्टीप्लाई का है, यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड का, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 15। तो अब आपके पास आ चुका है a प्लस बी 15, यानी कि यहाँ पर अगर हम सिंपल वे में जाएं तो हमें मिल चुके हैं 1 + 3 दैट इज 4 मिल चुका है और यहाँ पे हमें बोला है 15। तो हमें अब ढूंढने हैं कि 15 के ऐसे कितने पेयर्स हम बना सकते हैं, यानी कि कोई दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको हम प्लस करें तो क्या आए 15 आए। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि a और b जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, को प्राइम्स होने चाहिए। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 4 है, 4 का सम 2 + 2 भी तो हो सकता था, बट ये 1 + 3 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों को प्राइम्स है। को प्राइम्स का मतलब जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। बट 2 + 2 क्या होता है, दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है। तो तभी तो HCF, तभी तो इनका जो सम आया है वो दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम्स हैं। तो हमें भी क्या करना है, दोनों के दोनों को हमें को प्राइम्स ढूंढने हैं। अब आप कहोगे भाई हमें तो x और y ढूंढना था, हम a और b क्यों ढूंढ रहे हैं? भाई सोचिए, जितने इसके पेयर्स पॉसिबल होंगे उतने ही तो हमारे इन नंबर्स के पेयर पॉसिबल होंगे ना, तभी तो हम लिख सकते हैं। देखिए
1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तभी 2 मिलेगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तभी हमें 6 मिलेगा। तो यानी कि जितने नंबर ये पॉसिबल होंगे उतने ही तो ये नंबर पॉसिबल होंगे, राइट। तो हम इनको ढूंढ लेते हैं कितने नंबर पॉसिबल हैं और उतने ही पेयर्स x और y के पॉसिबल होंगे। तो सोचिए a और b मिला के क्या बनना चाहिए 15, तो 1 + 14 15 होता है और दोनों के दोनों को प्राइम्स भी हैं, यानी कि दोनों के अंदर सिर्फ प्राइम फैक्टर क्या है 1 है। तो हम एक तो ये पेयर एक्सेप्ट कर लेंगे। आगे चलिए, फिर क्या होता है 2 + 13 15 होता है। ओके, अब ये दोनों भी क्या है को प्राइम्स है, यानी कि दोनों के दोनों के पास कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो ये भी पॉसिबल हो गया। फिर नेक्स्ट क्या आएगा 3 + 12, ये भी 15 होता है, बट ये दोनों को प्राइम्स नहीं है क्योंकि दोनों के पास कॉमन फैक्टर 3 है, यानी कि अगर 12 के हम फैक्टर्स बनाते हैं तो भी तो 3 आता है, तो ये को प्राइम्स नहीं हुए। नेक्स्ट 4 + 11, ये भी हो गया 15, यानी कि 4 और 11 दोनों के दोनों को प्राइम्स है, दोनों के पास क्या है सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये भी पॉसिबल हो गया। नेक्स्ट 5 + 10 15, अब देखिए 5 और 10 दोनों के पास 5 कॉमन फैक्टर है ना, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो सिर्फ 1 तो नहीं है, तो यानी कि ये को प्राइम नहीं हुआ। नेक्स्ट 6 + 9 = 15, अब 6 और 9 दोनों में कॉमन फैक्टर 3 भी है, यानी कि ये भी को प्राइम नहीं हुए। नेक्स्ट 7 + 8 = 15, अब देखिए यहाँ पर 7 और 8 दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर दैट इज 1 है ना, तो दिस इज को प्राइम। आगे हम चलेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा 9 + 6, ऐसी सीरीज वापस चलने लग जाएगी, है ना। तो हमें कितने पेयर मिले 1 2 3 4, ऐसे पेयर्स हमें मिले 4, यानी कि हम यहाँ पर x + y, यानी कि अगर इस इक्वेशन में इनमें से कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि 1 और 14, 2 और 13, 11 4 एंड 11, 7 और 8, तो क्या आएगा हमारा 1215 आएगा। तो मैं एक वैल्यू पुट करके दिखाती हूँ, बाकी वैल्यूज आप खुद चेक कर सकते हैं। तो हम उठा लेते हैं ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो जैसे 81a + 81b = 125 है, 81a मैंने ले लिया 7 + 81b मैंने ले लिया 8, इसको मैं सॉल्व करती हूँ, देखती हूँ क्या 1215 आता है। 7 × 1 = 7, 7 × 5 56, अब प्लस कर देते हैं, तो आ गया 1215। इस तरीके से ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी और ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमारे तो 4 पेयर्स आए, सो 4 पेयर पॉसिबल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। Given below is the graph representing two linear equations by lines AB and CD respectively. What is the area of the triangle formed by these two lines and x = 0? तो ये हमें ग्राफ दिया हुआ है और बोला गया है x = 0। बच्चे कई बार बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, उनको लगता है x = 0 का मतलब है x एक्सिस। जी नहीं, x = 0 होती हैं आपकी y एक्सिस। कैसे, देखिए जब x = 1 आप लगाओगे तो ये वाली लाइन आएगी, x = 2 लगाओगे तो ये वाली लाइन आएगी, तो 1 2 यहाँ आ रही है तो 0 कहाँ आएगी, x = 0 ये वाली लाइन होती है, दैट इज इक्वल टू y एक्सिस। सो ये जो लाइन है AB लाइन है और CD लाइन है एंड x = 0, यानी कि कौन सा ट्राइंगल बना, ये वाला ट्राइंगल बना आपके पास ACD। आपको ACD का क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो निकालते हैं, ये है क्वेश्चन 22। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस देखिए क्या होएगा, AD बेस है, हाफ इंटू बेस है AD, और हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट हो जाएगी। इसको हम नाम दे देते हैं, दिस इज हाइट, परपेंडिकुलर होता है ना, इसको O दे देते हैं, दिस इज OC, हाइट इज OC। सो हाफ इंटू AD काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स आ रही है, सो 6 हो गए। OC कितनी है, 1 and 2,
2 यूनिट्स हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, 6 स्क्वायर यूनिट्स, ये आ गया इसका एरिया। वाई स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर मतलब क्योंकि हम एरिया फाइंड करें, एरिया के लिए स्क्वायर लगता है। यूनिट्स का मतलब ये सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 6 इसका आंसर आ चुका है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23rd, if tan alpha plus cot alpha is equal to 2, then tan 20 alpha plus cot 20 alpha किसके इक्वल होगा? याद करिए, हमने जब टेबल लर्न करी थी ट्रिग्नोमेट्री की, जिसके अंदर से साइन 30, tan 30, cot 45, इन सब की वैल्यूज हमने लर्न की हुई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो उसके अंदर tan और cot की कोई भी वैल्यू देख लीजिए आप, ठीक है। मैं एक बार लिख कर दिखाती हूँ आपको। यहाँ था, ऐसे था tan और इधर लिख देते हैं हम cot, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यूज लिख देते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ मैंने एक बार के लिए वैल्यूज लिख दी हैं, तो ये हो गई अल्फा की वैल्यूज, ठीक है। अल्फा या थीटा एक ही बात है, ठीक है। हम जैसे एंगल को डिनोट करते हैं किसी भी सिंबल से, इसको हमने सिंबल यूज कर दिया यहाँ पे अल्फा, क्योंकि यहाँ पे हमें अल्फा दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना, अल्फा है और अल्फा है। अल्फा का मतलब क्या है कि दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि अगर आप यहाँ 30 लोगे, tan 30 लोगे तो ये भी tan 30 होगा, 45 लोगे तो ये भी 45 होगा, ये 60 लोगे तो ये 60, ये 90 तो ये 90 होगा, इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताइए किन दो को प्लस करके 2 बनता है? ये तो 0 नॉट डिफाइन हो गया, 2 नहीं बनता। 1/√3 एंड √3 प्लस करिए, 2 नहीं बनता। tan 45 1 + 1, यहाँ पर 2 बनता है ना। यहाँ पर भी 2 नहीं बनता, यहाँ पर भी 2 नहीं बनता, यानी कि tan अल्फा के लिए 45 होगा और cot अल्फा भी 45 होगा, तभी दोनों की वैल्यू प्लस करके यहाँ पे क्या आया है? 2 आया है, राइट। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 2, दैट इज ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तभी ये 2 आया। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा कितना है आपका? 45 है, तभी tan 45 की वैल्यू 1 थी एंड cot 45 की वैल्यू 1 थी, राइट। यहाँ पर अब वैल्यू पुट करते हैं, यही हमें फाइंड करना था। देन tan 20 अल्फा प्लस cot 20 अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, राइट। अल्फा हमने फाइंड कर लिया, 45 है, तो यानी कि tan 20 45 डिग्री प्लस cot 20 45 डिग्री, राइट। ओके, tan 45 की वैल्यू 1 की पावर 20, cot 45 की वैल्यू 1 की पावर 20, तो 1 की पावर 20 यानी कि 1 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, तो ये कितना आ गया? 2। तो इसका आंसर कितना हो गया? 2। दिस इज 2, राइट। सो ये था क्वेश्चन 23rd। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो अब क्वेश्चन 24th क्या कहता है, इफ 217x प्लस 131y इक्वल्स टू 913 एंड 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827, देन x प्लस y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो ये हमने ऐसे कर रखे हैं 3rd चैप्टर के अंदर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कैसे करते हैं? जब दो इक्वेशन दी होती है, उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं, सच एज एलिमिनेशन, सच एज सब्स्टिट्यूशन एटसेट्रा, राइट। तो हम कैसे अप्लाई करते हैं? एलिमिनेशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है ना। तो जैसे कि हमें x को एलिमिनेट करना है, तो कैसे करते हैं एलिमिनेट? हम इस पूरी इक्वेशन को इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस पूरी इक्वेशन को इसी कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सच दैट जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो x का जो यहाँ पर कोफिशिएंट आएगा वो सेम हो जाए, यहाँ पर भी x कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। देन क्या करते हैं? सबट्रैक्ट कर देते हैं और ये क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, एंड हेंस एलिमिनेशन जस्टिफाई हो जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर हम एलिमिनेशन अप्लाई करने लगे तो क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत लंबी मल्टीप्लिकेशन, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत लंबी मल्टीप्लिकेशन, यार इतना सारा टाइम लग जाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं? हम सिंपल इनको ऐड कर देते हैं, एक बार ऐड कर देते हैं और एक बार सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। जब हम ऐड करते हैं तो क्या होगा? 217x प्लस 131y इज इक्वल्स टू 913
जब हम ऐड करेंगे तो प्लस 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 ये कितना आ जाएगा आपके पास 843x अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, अब 3 4 8 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड का, इसको कैंसिल करेंगे तो ये सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है 5 पे, ठीक है। तो x प्लस वाई आ गया आपके पास 5, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्वेश्चन में फाइंड ही करना था x प्लस वाई, जो हमारा कितना आ गया 5, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इफ यहाँ पर आपसे पूछा जाता फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो क्या करते, ये तो हमारे आधे ही क्वेश्चन में आंसर आ गया है ना, तब क्या करते, तब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते, माइनस माइनस माइनस, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास कोई ना कोई एक इक्वेशन आती, वो इक्वेशन बिल्कुल ऐसे ही सिंपल होती जैसे ये सिंपल सी इक्वेशन है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन, फिर उन दोनों के अंदर हम एलिमिनेशन लगाते। कैसा एलिमिनेशन, जैसे दोनों के कोफिशिएंट को सेम करने वाला, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, तब हम वहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करते। तो ये था आपका क्वेश्चन 24th। चलिए करते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25th। So question 25th क्या कह रहा है, the LCM of two prime numbers p and q is 221. Find the value of 3p minus q. तो हमें क्या बताना है, हमें p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें LCM दे रखा है इनका 221। तो ये है क्वेश्चन 25th जिसमें हमें LCM ऑफ p एंड q दे रखा है कितना 221 दे रखा है, और हमें ये भी बोला गया है कि ये क्या है प्राइम नंबर्स हैं। ओके, तो इतना बड़ा नंबर हम एक छोटा नंबर लेकर एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दो प्राइम नंबर लेट करते हैं, लेट टू प्राइम नंबर्स हम मान लेते हैं, एक 2 और एक 3, ये छोटे छोटे प्राइम नंबर्स हमें पता है ना। ओके, तो हमने दो प्राइम नंबर निकालिए, फिर इनका हम एलसीएम निकालते हैं। अच्छा, तो इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 2 1 3 3 1 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 × 3 दैट इज 6, ठीक है। अब यहाँ पर सिचुएशन अगर हम मैच करवाएं तो हमें P और Q यानी कि नंबर्स नहीं दिए हुए हैं, हमें सिर्फ एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें एलसीएम से बैक टू नंबर्स जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे 6 के फैक्टर्स, तो ये हो जाएगा 2 3। तो हमने जब 6 के फैक्टर्स बनाए तो मुझे दोबारा से नंबर्स मिल गए, 6 = 2 × 3 प्राइम नंबर्स मिल गए। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसके फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगी मुझे P एंड Q मिल जाएंगे, वेरी सिंपल। तो 221 के अब हम फैक्टर्स बनाते हैं, देखते हैं किस पे जाता है ये। 3 पे नहीं जा रहा, 7 पे भी नहीं जा रहा, 11 पे भी नहीं जा रहा है, 13 इट्स 13, तो ये हो जाएगा 1 7 एंड अगेन ये जा रहा है 17 पर, ये आ गया। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 221 के हमने क्या फैक्टर्स निकालिए 13 एंड 17, तो P और Q हमारे पास आ गए हैं। ऑल्सो हमें बोला गया है कि जो P है वो ग्रेटर देन है Q से, तो यानी कि जो बड़ा नंबर होगा वो हम P मानेंगे। तो P आ गया आपके पास 17 और Q आ गया आपके पास 13। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है 3P - Q की वैल्यू, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 3 × 17 - 13, ये हो जाएगा 151 - 13 एंड दिस इज 11 - 3 8, ये आएगा 38 आंसर। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट 38। तो ये था क्वेश्चन 25। चलिए करते हैं क्वेश्चन 26। सो क्वेश्चन 26 क्या कहता है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ कार्ड्स। हमें पता है कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन, ना ही वो किंग हो ना ही वो क्वीन हो। तो सबसे पहले वो जो कार्ड्स वाला टेबल था वो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स में से 26 होते हैं रेड कार्ड्स एंड 26 होते हैं ब्लैक कार्ड्स।
ठीक है। अब इन 26 में से 13 जो होते हैं वो होते हैं हार्ट, क्लब, 13 क्लब, 13 डायमंड एंड 13 स्पेड, राइट। उसके बाद इन 13 को हम कैसे लिखते हैं, किंग क्वीन जैक, ठीक है। 13 12 10 पे 13 12 11 नंबर पे, फिर 10 से लेकर 10 9 8 से लेकर 2 एंड देन 1 की जगह पे क्या होता है, एस। सिमिलरली किंग क्वीन जैक 10 टू एस, किंग क्वीन जैक 10 टू एस, किंग क्वीन जैक 10 टू एस, ये होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि इसी 52 कार्ड्स में से हमने एक कार्ड निकालना है और क्या प्रोबेबिलिटी है, ना ही वो किंग हो और ना ही वो क्वीन हो, यानी कि सारे किंग छोड़ दो, सारी क्वीन छोड़ दो, बाकी कोई भी कार्ड आ सकता है ना। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी हुई, हम कितने में से निकाल रहे हैं, 52 कार्ड्स में से निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ना ही किंग हो ना ही क्वीन हो, तो किंग कितने हैं, 4 किंग है और क्वीन कितनी है, 4 क्वीन है, यानी कि ये 8 कार्ड छोड़ के कोई भी कार्ड आ सकता है। ये बोल रहे हैं ना, नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन, ना ही किंग ना ही क्वीन, तो इन 8 कार्ड को छोड़ के कोई भी कार्ड आ सकता है। तो यानी कि फेवरेबल आउटकम कितनी हुई, ये 8 कार्ड निकाल दो इसमें से 52 में से, है ना। तो कितने हो गए इसमें, 44 कार्ड्स आ सकते हैं। सो द प्रोबेबिलिटी दैट नीदर किंग नॉर क्वीन इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। फेवर में कितनी आ गई, 44 एंड टोटल में कितनी है, 52। कैंसिल कर देते हैं, 4 पे कैंसिल हो रहा है, ये आ गया आपके पास 11/13। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज 11/13, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिमिलरली 7th क्वेश्चन देखते हैं, 27th। 2 fair dice are rolled simultaneously, 2 डाइस को हमने रोल करा है। The probability that 5 will come up at least once, कम से कम एक बार आएगा। तो सबसे पहले हमें 2 डाइस को हमने रोल किया है, तो फेवरेबल आउटकम बना लेते हैं। सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स, 2 डाइस रोल्ड अप, 2 डाइस को जब हमने रोल्ड अप किया तो क्या होगा, कैसे बनाते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, 2 डाइस थ्रो किए हैं, तो डाइस पे एक डाइस पे 6 नंबर्स होते हैं, दूसरी डाइस पे भी 6 नंबर होते हैं। तो पहले हम 1 को फिक्स कर देते हैं, और पहली डाइस पे हमने 1 को फिक्स कर दिया, दूसरा सोचा दूसरे पे भी 1 आ गया, पहली पे तो 1 आया, दूसरे पे 2 आ गया, पहली पे 1, दूसरे पे 3, फिर दूसरे पे 4 आ गया, फिर दूसरे पे 5 आ गया और दूसरे पे 6 आ गया। सिमिलरली हमने फिर 2 को फिक्स कर देते हैं फर्स्ट वाले पे एंड बाकी को चला देते हैं, फिर 3 को फिक्स कर देते हैं और बाकियों को चला देते हैं, 4 को फिक्स, फिर 4 to 6, फिर 5 1, देन 5 to 6, देन 6 1 एंड देन 6 to 6। मैं इसको एक बार कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये मैंने टोटल पॉसिबल आउटकम्स पूरी की पूरी लिख ली है। ये कितनी है, 6 into 6, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गई 36, ठीक है। अब क्या बोला उन्होंने, 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आना चाहिए, एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार। इसको हिंदी में अगर हम कन्वर्ट करें तो आपको कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके टेस्ट में आपको 20 मार्क्स का टेस्ट है, आपके टीचर कहते हैं कम से कम 15 आने चाहिए, अगर 15 से कम आए ना तो आपका रीटेस्ट होगा। तो यानी कि कम से कम 15, यानी कि 15 से नीचे नहीं आने चाहिए, 15 से ऊपर जरूर आ सकते हैं। इसका मतलब ये हो ना, एटलीस्ट 15 आने चाहिए, कि 15 से कम नहीं आने चाहिए, 15 से ज़्यादा बेशक आ सकते हैं। तो 5 जो है एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार तो डेफिनेटली आना ही आना चाहिए, 5 2 बार भी आ सकता है। तो 5 वाली लाइन कौन सी हुई, ये हो गई ना 5 वाली लाइन, और एक ये हो गई 5 वाली लाइन। तो
5 एक बार आना चाहिए, 5 एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है। तो इसको काउंट करते हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। इसको हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इस लाइन में भी आ रहा है और इस लाइन में भी आ रहा है, तो इसको एक ही बार काउंट करेंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई, 11। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आएगा। फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, ये हो गई 11 बाय टोटल हो गया 36। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका, 11 बाय 36, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन 27। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कोस अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा। हमें कॉट अल्फा की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें दे रखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है वो हमें कॉट अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास अगर कॉट अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट मीन्स इसके अंदर कहीं ना कहीं कॉट तो होना जरूरी था, है ना, तभी तो हम वैल्यू फाइंड करते कॉट की। तो हम इस इक्वेशन में ना कॉट इंट्रोड्यूस करते हैं। कॉट कैसे लेकर आ सकते हैं, अगर मैं पूरी इक्वेशन को साइन से डिवाइड करती हूँ, साइन अल्फा से, क्योंकि कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है ना। तो क्या होगा, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को साइन से डिवाइड करूंगी, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा बट कोस बच जाएगा। यहाँ पर भी 1 बाय साइन हो जाएगा कॉसिकेंट, और साइन से साइन कैंसिल, साइन बचेगा, कॉट तो फिर भी नहीं आएगा। यानी कि मुझे साइन स्क्वायर अल्फा से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैं साइन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड करूंगी, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, एक साइन अल्फा बचा, ऊपर है कॉस नीचे है साइन, क्या बन जाएगा, 3 कॉस बाय साइन कॉट अल्फा। ठीक है, अब ये कोई मैजिक तो होता नहीं है मैथ्स में कि हम अपने अकॉर्डिंग कहीं भी मल्टीप्लाई कहीं भी डिवाइड कर दें। अगर मैंने राइट हैंड साइड में डिवाइड किया है बाय साइन स्क्वायर अल्फा, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। जब सेपरेट करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाय साइन स्क्वायर अल्फा। हमने क्या किया, 1 के नीचे भी अलग कर दिया, साइन स्क्वायर के नीचे भी अलग कर दिया, ये कैंसिल होके आ गया 1, और 1 बाय साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है आपके पास, कॉसिकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 कॉट अल्फा। अब हमारे पास कॉट अल्फा आ चुका है, राइट। ओके, तो अब देखिए, अब हमें और कॉट अल्फा चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉसिकेंट है, लेकिन हमें तो वैल्यू कॉट की चाहिए। तो कॉसिकेंट का क्या कॉट में कोई रिलेशन होता है, हमने आइडेंटिटीज पढ़ रखी हैं, है ना। तो अगर अभी तक आप लोगों ने आइडेंटिटीज लर्न करने की ट्रिक की वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट एक बार जरूर देखिए, जिसका लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी। ट्रिग्नोमेट्री की तीनों आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ आपकी 10th में नहीं, +1 +2 में भी बहुत काम आएंगी। ओके, तो कॉसिकेंट स्क्वायर अल्फा और कॉट अल्फा में क्या आइडेंटिटी होती है, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल होता है कॉसिकेंट स्क्वायर अल्फा की, राइट। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, कॉसिकेंट स्क्वायर के जगह पे हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1। अब यहाँ +1 तो ऑलरेडी था ही, तो ये हो गया 3 कॉट अल्फा। नेक्स्ट, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 3 कॉट अल्फा। अब इधर ले आते हैं हम, कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 3 कॉट अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास पूरा का पूरा कोट के अंदर आ चुका है, राइट। अब हमें क्या चाहिए, कोट की ही वैल्यू चाहिए। इधर एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ कोट में स्क्वायर है, यहाँ नॉर्मल कोट है और यहाँ पर कांस्टेंट है। क्या हमने ऐसी इक्वेशंस कर रखी हैं जहाँ पर पहले स्क्वायर आए, फिर नॉर्मल आए इक्वेशन और फिर कांस्टेंट आ जाए? कैसी होती हैं वो इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे कि ध्यान से देखना, लेट अगर मैं कॉट अल्फा को यहाँ पर x करती हूँ तो क्या आएगा, यहाँ कॉट स्क्वायर अल्फा है तो x पुट करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, -3 इसकी जगह पे x आ जाएगा, +2। क्या आपको पता चल रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है। अब जैसे ये इक्वेशन आई, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं फैक्टराइज, यहाँ पर कांस्टेंट देखते हैं, प्रोडक्ट 2
एंड सम -3। क्या मतलब है इसका कि दुनिया जहान में कोई ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, और उन्हीं दोनों का हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आए, -3 आए। तो कैसे करेंगे, इतने नंबर नहीं सोचेंगे हम, सिंपल सी बात है, हम 2 के फैक्टर्स बना लेंगे। 2 के फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या आएगा, 2 और 1 आएगा, ठीक है। तो 2 × 1 इज 2 एंड 2 + 1 इज 3, यही चाहिए हमें। अब हम साइन कंसीडर कर लेते हैं। साइन के लिए -3 चाहिए। -3 हमें कब मिलेगा, जब दोनों के दोनों माइनस में होंगे, -2 -1, तभी मिलेगा -3। अब यही साइन हम यहाँ पर दे देंगे, -2 × -1, ये हो जाएगा +2। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, x² -3x को हम क्या लिखेंगे, ये फैक्टर्स मिल गए हमें, ये हम लिखेंगे -2x -x +2 एज इट इज। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, x कॉमन, क्या बचेगा x -2। अब यहाँ पर क्या चीज कॉमन ले कि सच दैट अंदर जो ब्रैकेट में हो सेम बचे। यहाँ पे हमें -1 कॉमन लेना पड़ेगा सच दैट x प्लस का आ जाए और ये -2 आ जाए। अब x -2 कॉमन, क्या बच गया, x -1। तो ये हो गया x = 2 और यहाँ से x = आ गया 1। कैसे, इसको हमने 0 के इक्वल इक्वेट किया तो x आ गया 2। सिमिलरली x -1 को भी 0 के इक्वल इक्वेट किया तो यहाँ से आ गया x = 1। तो वैल्यू आ चुकी है 2 and 1, किसकी, x की, और x हमने क्या लेट किया था, cot अल्फा। तो cot अल्फा = 2 और cot अल्फा = 1। तो दो वैल्यूज आई हैं 2 and 1। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। cot अल्फा की 2 और 1, ये रहा 1 और 2। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन 28। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 29, द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर इन ऑर्डर। तो पैरेललोग्राम बनाते हैं सबसे पहले, ये रहा, इसके ऑर्डर में है, यानी कि A B C एंड D। देन x और y की हमें वैल्यू निकालनी, दिस इज x एंड दिस इज y। याद हो तो ये आप लोगों का सेम वैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है आपकी 7.2 एंड क्वेश्चन नंबर आई थिंक है 6 या फिर 7 क्वेश्चन नंबर है। तो आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 गो थ्रू कर ली होगी। तो इस टाइप की क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, देखिए पैरेललोग्राम की हमें क्या प्रॉपर्टी पता है कि सो दैट हम x और y की वैल्यू निकाल सकें। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें ये पता है कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स इक्वल लगाती हूँ तो क्या होगा, ये x में इक्वेशन आ जाएगी, ये y में इक्वेशन आ जाएगी, है ना। बट हमें इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए, है ना। और क्या होता है, और हमें प्रॉपर्टी पता है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो किस पे क्रॉस करते हैं, वो किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। सो दिस इज O, है ना। अब देखिए O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो हम O के कोऑर्डिनेट्स लेकर आ सकते हैं। O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो वहां से भी O के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, है ना। तो फिर दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, सो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। सो ये हो जाएगा आपके पास, O के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। O मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x2 + x1 डिवाइड बाई 2, y2 + y1 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया x + 1 डिवाइड बाई 2, 6 + 2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से O के कोऑर्डिनेट्स आ गए x + 1/2 एंड 8/2 इज 4। तो ये आ गए O के कोऑर्डिनेट्स, कब, जब O AC का मिड पॉइंट था। अब हम मानते हैं O जो है ये किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है BD का भी मिड पॉइंट है, तो BD के लिए भी हम सेम अप्लाई कर देंगे। फिर इसके लिए ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो O के कोऑर्डिनेट्स फिर से निकालेंगे हम, x2 + x1 डिवाइड बाई 2, y2 + y1 डिवाइड बाई 2।
तो x2 प्लस x1 क्या होगा 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा y प्लस 5 डिवाइड बाई 2, ये हो गया आपके पास 7/2 और ये हो गया y प्लस 5/2। तो देखिए O के ये भी कोऑर्डिनेट्स है, O के ये भी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अगर हम कंपेयरिंग 1 and 2, तो ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो ये हो गया x प्लस 1/2 इक्वल हो गया 7/2 के x कोऑर्डिनेट्स, एंड y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 4 इक्वल्स टू y प्लस 5/2। 2 से 2 कैंसिल, x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो गया, x आ गया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8, प्लस का 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा आपके पास 3। तो x आया है 6, y आया है 3। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, x है 6 एंड y है 3, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कई बार बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं, 6 और 3 आया, अच्छा ये भी हमें दिख गया, लेकिन इसका मतलब होता है x फर्स्ट वाले का होता है कि x की वैल्यू 6 आई है, y की वैल्यू 3 आई है। अगर आप गलती से बी ऑप्शन करेक्ट कर दोगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि x की वैल्यू 3 आई है और y की वैल्यू 6 आई है, तो गलत हो जाएगा, राइट। तो ये था क्वेश्चन 29। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th क्या कहता है, इन फिगर ACB ये एंगल इक्वल है CDA के इस एंगल के, और AC आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, AD आपको दे रखा है 3, आपको BD की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन 30th को मैंने अलग से लिख लिया है और ये फिगर ड्रॉ कर लिया है। इसमें हमें बोला गया है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये दे रखा है और हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए हमें किस किस की वैल्यू गिवन है, हमें AC की गिवन है, हमें AD की गिवन है, राइट। तो AC और AD कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, ADC ट्राइंगल में आ रहे हैं, तो हमें इन ट्राइंगल एक तो ले लेंगे ADC, एंड BD किस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, BD आ रहा है BDC ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, राइट। लेकिन BDC ट्राइंगल के अंदर हमें कोई और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है ना, तो हम एक छोटा ये ट्राइंगल ले लेते हैं और हम बड़े वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ACB वाला, ठीक है। सो दैट उनको हम क्या लिखेंगे, उनको हम प्रूफ कर देंगे सिमिलर प्रूफ करने के बाद उनकी साइड्स को हम प्रपोर्शन में लिखकर वैल्यूज पुट करेंगे और देखते हैं कि क्या BD की वैल्यू आ सकती है। तो ADC और हम बड़े वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ACB, ठीक है। इनको हम सिमिलर प्रूफ करते हैं। सबसे पहले ADC और ACB में एंगल ये और एंगल ये इक्वल दे रखा है हमें, तो लिख देते हैं कि एंगल ADC इक्वल है एंगल ACB के, ये तो हमें गिवन है। और क्या है, दोनों के अंदर एंगल A कॉमन आ रहा है, ये हमें कॉमन भी है, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट कि ट्राइंगल ADC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल AA के इक्वल है, DC के इक्वल है, और लास्ट हो गया B बाय विच क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया। दो एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर दिए हैं, ठीक है। अब हम इसके साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख देते हैं, AD बाय AC, DC बाय CB, AC बाय AB, ठीक है। अब देखिए हमें किस किस की वैल्यू गिवन है और क्या क्या हमें फाइंड करना है। AD की वैल्यू गिवन है 3, AC की वैल्यू हमें गिवन है 8, DC की हमें नहीं गिवन और CB की भी हमें नहीं गिवन और ना ही हमें लेनी है, तो ये वाला हम ड्रॉप कर देंगे। क्या बच गया, AC की अगेन हमें गिवन है, एंड AB हमें गिवन है, बट हमें तो वैल्यू BD की फाइंड करनी है। कोई बात नहीं, AB को हम लिख सकते हैं AD प्लस DB, AB को हम लिख सकते हैं AD प्लस DB, हाँ जी लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, 3AB इज इक्वल टू ये हो गया आपका 64, तो 3AB की जगह पे क्या आ जाएगा, AD प्लस DB, AD प्लस DB इज इक्वल टू 64। तो AD की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 3, तो यहाँ लिख देते हैं 3 AD की जगह पर अगेन 3 प्लस DB इज इक्वल टू 64, ये हो जाएगा 3 3 9, ये हो जाएगा 3 DB इज इक्वल टू 64।
3dB इज इक्वल टू 64 माइनस 9, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 53 एंड dB इज इक्वल टू 53 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सॉरी, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 55 बाय 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये रहा 55 by 3. So option C is correct. So next question. The equation of the perpendicular bisector of line segment joining points this and this is, तो दो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं A और B और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हमें उस बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ जरूर आपको बताना चाहूँगी कि आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर भी हो और इस लाइन को बाइसेक्ट भी करती हो, यानी कि इक्वल पार्ट में कट भी करती हो, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट, चाहे पॉइंट ये हो, चाहे पॉइंट ये हो, चाहे पॉइंट ये हो, चाहे ये हो, हर पॉइंट जो होता है इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ये हमने 9th में पढ़ा है। जैसे मान लो ये A है, ये B है, ये मान लो पॉइंट C, D, E, F या कोई भी पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे। सिमिलरली AD, DB इक्वल होंगे, AC और BC इक्वल होंगे। यानी कि एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट जो होगा वो इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। सो ये हम ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं, जिसका यूज हम यहाँ पर करेंगे। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। The equation of perpendicular bisector of line segment joining points this and this. तो हमें अब पॉइंट कौन से दे रखे हैं? हमें पॉइंट दे रखे हैं A that is 4 and 5, B that is -2 and 3, ठीक है। तो ये एक लाइन सेगमेंट है, हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। मान लेते हैं ये C पॉइंट है कोई, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया और हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। इसकी इक्वेशन का मतलब पॉइंट यहाँ पे हम D मान लेते हैं। अब डेफिनेटली ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा AD इक्वल्स टू DB। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी लाइन में भी लिख दिया कि एनी पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वो इक्वल डिस्टेंस पर होता है किन उन पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हो गया AD इक्वल्स टू DB। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं x2 y2, इसके लिए x1 y1 ये हो जाएगा। तो पहले AD पे लगा लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 x माइनस 4 होल स्क्वायर, y2 y माइनस 5 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसके लिए x2 y2 तो यही रहेगा। यहाँ पर मान लेते हैं x1 y1, तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट या तो दोनों को ऐसे ही कैंसिल कर दो या लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग भी करेंगे तो भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा और ये ऊपर से रूट हट जाएंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, 2x इंटू 4 8x। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं यहाँ एक बार लिख देती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसको ओपन करिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है,
एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, और देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अब हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या बच गया, 16 माइनस 8x माइनस 10y प्लस का 25, 4 प्लस 4x प्लस 9 माइनस का 6y। अब हम क्या करेंगे, अब हम सारी की सारी राइट हैंड साइड में ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में जब आएंगे, 4x ये माइनस का इधर आके प्लस का 8x हो जाएगा, माइनस का 6y तो ये माइनस का 10y इधर आके प्लस का 10y हो जाएगा। 9 प्लस 4 कितना है, 13, ये हो गया 25 प्लस 16 प्लस का 41 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 41 इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 8 12x, ये हो जाएगा 10 माइनस 6 प्लस का 4y, एंड 13 में से माइनस करिए 41 में से 13 माइनस करिए, ये हो जाएगा माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, सब में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 0 डिवाइड बाय समथिंग इज 0। तो क्या इक्वेशन बच गई आपके पास, सिर्फ 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ये इक्वेशन आ चुकी है आपके पास, 3x प्लस वाई माइनस 7। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 3x प्लस वाई माइनस 7, ये रहा ऑप्शन डी इज करेक्ट, 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो ये था आपका क्वेश्चन 31। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 32 करते हैं। इन द गिवन फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, डी जो है वो BC का मिड पॉइंट है, ओके। देन द वैल्यू ऑफ कॉट y एंड कॉट x, ठीक है। तो कॉट y के लिए ये आपका एंगल दे रखा है एंड x के लिए ये वाला एंगल दे रखा है, राइट। तो मैंने ये अलग से फिगर यहाँ पे बना ली है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉट y डिवाइड बाय कॉट x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉट होता क्या है, याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। दैट मीन्स साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के, तो tan किसका रेसिप्रोकल है, कोट का। तो कोट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल बेस बाय परपेंडिकुलर। तो कोट किसके इक्वल होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉट y की, कॉट y की, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। अब y क्या है यहाँ पर, y ये वाला है। हमें पता है एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, इस एंगल के सामने वाली साइड ये कंप्लीट बनी, एंगल के सामने वाली साइड होती है आपकी परपेंडिकुलर, और जो ये होता है 90 के सामने वाली साइड होती है आपकी हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया दैट इज योर बेस, राइट। तो कॉट y इस एंगल के सामने वाला ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, और ये हो गया बेस। तो बेस क्या हुआ, AC, और परपेंडिकुलर क्या हुआ, BC। सिमिलरली हम फाइंड कर लेते हैं कॉट x की वैल्यू, अगेन बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस। अब x के लिए क्या होगा, x क्या है, सिर्फ ये है पोर्शन, ठीक है। इसके लिए सामने वाली साइड क्या हुई, सिर्फ ये हुई। नाउ फॉर x परपेंडिकुलर क्या है, सिर्फ CD है, ठीक है। बेस क्या, अगेन AC ही है, तो बेस हो गया AC, और जो परपेंडिकुलर हो गया वो हो गया आपका CD, ठीक है। अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, दैट इज कॉट y अपॉन में कॉट x इज इक्वल टू, कॉट y की वैल्यू थी ये AC बाय BC, कॉट x की वैल्यू क्या है, AC बाय CD। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, AC बाय BC इंटू CD बाय AC। AC से AC कैंसल, क्या बच गया आपके पास, CD बाय BC, कॉट y बाय कॉट x की वैल्यू, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है कि D जो है वो मिड पॉइंट है BC का, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी कि जो CD है वो हाफ हुआ BC का, है ना। CD क्या है, हाफ है BC का, क्यों, क्योंकि D जो है वो मिड पॉइंट है BC का। तो हम लिख सकते हैं CD को 1/2 BC,
डिवाइड में BC तो है ही, कैंसिल, क्या बच गया आपके पास 1/2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 1/2। तो ये था क्वेश्चन 32। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड so that its decimal expansion terminates after 2 decimal places। यानी कि हमें छोटे से छोटा नंबर हमें बताना है यहाँ पर कि किससे हम उसको मल्टीप्लाई करें, किसको 1/13 को मल्टीप्लाई करें सो दैट मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसके डेसिमल एक्सपेंशन है ना वो 2 डिजिट्स के बाद ही वो खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ए पार्ट के साथ इसको देखते हैं। 1/13 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 13/100 से। कैंसिल कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 1/100। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 जीरोस है नीचे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.01, है ना। 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़कर हम क्या लगाते हैं, पॉइंट। ये तो हमारा फर्स्ट में ही आंसर आ गया, क्या कि 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाए। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आए और फिर वो वहीं पर ही खत्म हो गया। बट कोई बात नहीं, हम बाकी क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शंस में देखिए 1/13 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 13/10 के साथ तो ये आएगा 1/10 जो हो जाएगा 0.1। ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया क्योंकि उन्होंने बोला है 2 डेसिमल प्लेस, तो ये तो 1 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 1/13 को मल्टीप्लाई करते हैं 10/13 के साथ तो ये हो जाएगा 10/169। ये तो ऑप्शन, आप इसको डिवाइड करके भी देखना, ये इतनी जल्दी टर्मिनेट नहीं होने वाला कि 2 डेसिमल के बाद ही टर्मिनेट हो जाए। तो ये ऑप्शन बी इनकरेक्ट। लास्ट वन, 1/13 को मल्टीप्लाई करते हैं 100/13 से, अगेन 100/169। इसको भी अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो ये भी 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट नहीं होगा। सो ऑप्शन कौन सा आया आपके पास, ऑप्शन ए, जो 2 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो गया, रुक गया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। द साइड्स ए बी एंड बी ई ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल है बी पर, इनकी जो लेंथ दे रखी है ये 16 दे रखी है, ये 8 दे रखी है। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर FDGB, ये एक स्क्वायर है जो इस ट्राइंगल के अंदर है। हमें क्या करना है, हमें इसकी लेंथ बतानी है, ठीक है, हमें स्क्वायर की एक साइड बतानी है। तो मैंने ये फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये क्वेश्चन नंबर है 34। तो मैंने ये फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है ये लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। ओके, तो अगर एक भी आ गई, कोई भी आ गई इनमें से, तो हम बता सकते हैं लेंथ ऑफ स्क्वायर क्या है, राइट। अब ये 90 डिग्री है यहाँ पर और ये है 16, ये है 8, ठीक है। ओके, तो ध्यान से देखिए इसको, हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं सच दैट इन चारों में से कोई एक लाइन हमारे पास आ जाए, ठीक है। और हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है साइड ए बी दे रखी है और साइड बी ई दे रखी है ना। ओके, तो देखिए ध्यान से, अगर मैं पूरा बड़ा ट्राइंगल ले लेती हूँ, ट्राइंगल ए बी ई बड़ा ट्राइंगल ले लेती हूँ और ट्राइंगल ले लेती हूँ छोटे वाला, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला AFD, ठीक है, AFD एंड ट्राइंगल ABE। इन 2 ट्राइंगल को अगर मैं सिमिलर प्रूव कर दूं और फिर उसके साइड्स को रेशो में या प्रोपोर्शन में लिख दूं तो कुछ ना कुछ काम बन सकता है ना। ध्यान से देखना इस चीज को, इन ट्राइंगल ABE बड़े वाला एंड ट्राइंगल AFD, ठीक है। सबसे पहले तो दोनों में एंगल ए कॉमन आ रहा है, एंगल ए कॉमन। और क्या चीज है, 2 एंगल हम ढूंढते हैं, है ना। और क्या चीज है, ABE में एंगल B 90 डिग्री है और AFD में ये 90 डिग्री होगा। वाई, क्योंकि स्क्वायर के सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री। अगर ये 90 होगा तो डेफिनेटली ये भी 90 डिग्री होगा, लीनियर पेयर है, एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ABE इक्वल है एंगल AFD के, वाई, क्योंकि ईच 90 डिग्री है। बस हो गया सिमिलर, ABE similar to triangle AFD by एंगल क्राइटेरिया। अब क्या करेंगे, हम इसकी साइड्स को रेशो में लिखेंगे, AB
by AF is equal to BE by FT is equal to AE by AD, राइट। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है और क्या क्या फाइंड करनी है। AB हमें गिवन है, दैट इज 16, हम ले लेते हैं 16। AF हमें नहीं गिवन, कोई बात नहीं, अभी के लिए हम AF एज इट इज रहने देते हैं। BE हमें गिवन है, दैट इज 8। FT हमें नहीं गिवन है, FT हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू AE बाई AD। हमें तो इससे लेना देना ही नहीं है, तो हम इसको हम नहीं लिखते, छोड़ देते हैं। हमें तो मेन किससे लेना देना है, FD से। यानी कि अगर FD की वैल्यू आ गई तो हम बता सकते हैं लेंथ ऑफ स्क्वायर क्या है ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी सबसे पहले AF की, है ना। AF और यहाँ है FT, यानी कि AF की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। अब इस फिगर को ध्यान से देखना, AF, क्या मैं AF को ऐसे लिख सकती हूँ, AB माइनस FD। AB में से FB माइनस कर दूं तो मेरे पास AF आ रहा है, AB माइनस FB, क्या मेरे पास AF आ रहा है, AB में से AF माइनस कर दिया, AF आ रहा है, तो लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पर 16 अपॉन में AB माइनस FB इज इक्वल टू 8 बाई FT। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 16 AB की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज 16 माइनस FB, ये FB और यहां पर है FD, ये सारी की सारी क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है, तो लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी x, हमने मान लिया x है, ठीक है। तो अगर x है तो यानी कि ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी x और ये भी x होगी। साइड क्या होती है स्क्वायर की सारी इक्वल होती हैं। FB इज ऑल्सो साइड ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे हम x लिख सकते हैं, 8 बाई FT भी इज साइड ऑफ स्क्वायर है, उसको भी हम x लिख सकते हैं। तो अब हमारा काम क्या बचा, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करना, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 16x इज इक्वल टू 8 इंटू 16 माइनस x। तो 16x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 16 128 माइनस 8 इंटू x 8x, तो माइनस 8x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 8x इधर होगा 128, इनको प्लस कर दीजिए, ये हो गया आपके पास 424x इज इक्वल टू 128, x इज इक्वल टू 128 डिवाइड बाई 24। किस पे कैंसिल हो रहे हैं, 4 पे कैंसिल हो रहे हैं, 4 6 4 3 12 4 2 और 3 किससे कैंसिल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 2 पे, 2 3 2 1 16 बाई 3 सेंटीमीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 16 बाई 3 आया ऑप्शन हमारा, सो सी ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 16 बाई 3। तो ये था क्वेश्चन 34। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 35। क्या कहता है, पॉइंट P divides the line segment joining R and S in ratio K/1 और if P जो है वो इस लाइन पे लाई करती है तो हमें K की वैल्यू निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में आते रहते हैं। तो देखिए इसकी किस तरीके से पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे, दोबारा पढ़िए इसको। P जो है वो एक लाइन सेगमेंट R और S को डिवाइड करता है, तो ये रही एक लाइन सेगमेंट R S, दिस इज -1 and 3 और ये दे रखा है 9, 8 और एक P जो है पॉइंट P, ये रहा पॉइंट P, ये डिवाइड करता है इसको K/1 में, ये रहा K/1, ठीक है। इफ P लाइज ऑन द लाइन, ये जो P पॉइंट है ना एक लाइन के ऊपर लाई करता है। अब ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूँ, ठीक है, p के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूँ और वो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि वो इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, जैसे ही एक्स वाई की वैल्यू आएगी हमारे पास, वो एक्स वाई की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहली बात हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे करते हैं, जब भी हमें रेशो दिया होता है तो हम क्या फाइंड करते हैं, हम लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया m और ये हो गया n।
ठीक है, तो हम लगाने वाले हैं यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, हम निकालते हैं P के कोऑर्डिनेट्स और फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखते हैं m n अपॉन में m प्लस n, m n अपॉन में m प्लस n। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं x2 प्लस x1, यहाँ लिख देते हैं y2 प्लस y1। वेरी इजी, राइट। ये हमने चैप्टर 7th में किया हुआ है सेक्शन फॉर्मूला। अगर अभी तक आप लोगों को सेक्शन प्रॉब्लम है इस फॉर्मूला में कि हम कहाँ अप्लाई करते हैं, तो आई सजेस्ट एक बार जरूर 7th चैप्टर की प्लेलिस्ट गो थ्रू करिए। तो स्टार्ट करते हैं वैल्यूज पुट करना। m x2, m इज k, x2 इज 9, तो ये हो जाएगा 9k प्लस n x1, n इज 1, x1 इज -1, तो 1 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाय m प्लस n यानी कि k प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पर भी m y2 यानी कि k 8, तो 8k हो जाएगा ये, प्लस n y1 1 और y1 कितना है 3, m प्लस 1 दैट इज k प्लस 1। तो अब हमारे पास ये चीज क्या आई है, अब हमारे पास ये आया है p के x और y की वैल्यू, दिस इज x एंड दिस इज y। तो जैसे हमारे पास x और y की वैल्यू आई है दैट मीन्स p के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं और ये p पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है, दैट मीन्स इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x और y को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि ये इसके अंदर पुट करेंगे, ये इसके अंदर पुट करेंगे, फिर भी किसके इक्वल रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा, यानी कि ये पूरी को पूरी सॉल्व करके 0 आएगा और वहां से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे x की जगह पर ये और y की जगह पर ये, माइनस y की प्लेस पे आ जाएगा ये। अब क्या ले लेंगे एलसीएम, माइनस, यहाँ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि सीधा लिख देंगे k प्लस 3, जबकि बाहर माइनस है तो यहाँ क्या लगेगा, ब्रैकेट। अगर आपने ब्रैकेट मिस कर दी तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये +2 है, इधर आके क्या हो जाएगा -2। अब इसको ब्रैकेट से बाहर लेके आएंगे और साइन क्या हो जाएंगे, सारे के सारे चेंज, दिस इज -3, 9k -8k क्या हो गया, k -1 -3 -4, k प्लस 1 -2, क्रॉस मल्टीप्लाई, k -4 इज इक्वल टू -2k -2, माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2k, माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4, दिस इज 3k, ये हो जाएगा 4 - 2 इज 2, k की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। क्या हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, यस। तो k की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 2/3, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36। क्वेश्चन 36 क्या कह रहा है, ये एक फिगर आपको दी गई है, ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर, EFGH ये जो है वो मिड पॉइंट्स हैं AB BC CD एंड AD के। द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये हमें शेडेड पोर्शन हमें फाइंड करना है, तो हम इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अलग से। सो ये फिगर मैंने ड्रॉ कर ली है, ABCD एक स्क्वायर जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर, ये इसके मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स हैं तो क्या होगा 7 सेंटीमीटर, 7, ये भी, ये सब 7 7 होंगे, राइट। ओके, हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, राइट। तो क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे हम निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको इस तरीके से कर देती हूँ, ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ, यानी कि हमने H को F से ज्वाइन कर दिया, ये भी इसका मिड है, ये भी इसका मिड है ना। तो यानी कि अब ये स्क्वायर 2 रेक्टेंगल में टूट चुका है ना। क्यों, क्योंकि सभी के सभी 90 डिग्री हैं और ये 7 है, ये 7 है, ये 14 है, ये 14 है, तो यानी कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और 90 यानी कि ये 2 रेक्टेंगल में टूट चुका है। अब अगर ये 2 रेक्टेंगल में टूट चुका है तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं इस रेक्टेंगल में से
सिर्फ इस रेक्टेंगल की बात कर रही हूँ, इस रेक्टेंगल में से ये दो क्वाड्रेंट बाहर निकाल दूँ। क्वाड्रेंट क्या होता है? वो सेक्टर जिसका जो थीटा है वो क्या हो, 90 डिग्री हो, राइट। तो ये दो क्वाड्रेंट में माइनस कर दूं तो मेरे पास ये पोर्शन आ जाएगा, है ना, प्लस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल कर दूं तो मेरे पास ये पोर्शन भी आ जाएगा। कैसे लिखेंगे हम इसको? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा, HDCF माइनस एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स। इस रेक्टेंगल में से हम एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट माइनस करेंगे तो ये पोर्शन आ जाएगा, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल जिसका डायमीटर क्या है, ये वाला सेमी सर्कल जिसका डायमीटर क्या है, HF, डायमीटर इज इक्वल टू HF। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ माइनस एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स, 2 है तो पहले 2 लगा देते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है, बस वो सेक्टर जिसके अंदर जो थीटा हो वो 90 डिग्री होता है ना। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, है ना, और थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, 90 डिग्री, ओके, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सेमी क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, राइट। ओके, तो वैल्यूज पुट करते हैं। लेंथ, तो ये रेक्टेंगल की बात हो रही है, लेंथ इज 7, ब्रेड्थ इज 14, तो 7 इंटू 14 माइनस 2, इसको इससे कैंसिल किया, ये आ गया 4, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब इन क्वाड्रेंट का रेडियस क्या है, यही है रेडियस, दिस इज ऑल्सो 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस पाई 1/2 आर स्क्वायर। अब इस सेमी सर्कल की बात हो रही है, इसके लिए आर क्या होगा, ये सेमी सर्कल जिसका डायमीटर HF है दैट इज 14 है, तो इसका हाफ क्या होगा, 7, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 98 माइनस 7 से 7 कैंसिल, 2 को इससे कैंसिल किया 2 को इससे कैंसिल किया 11, ये आ गया 77। यहाँ से कैंसिल करते हैं इसको, 2 को इससे कैंसिल किया 11, एक 7 से एक 7 कैंसिल, तो 7 और 11 मल्टीप्लाई प्लस 77, तो ये माइनस का 77 प्लस का 77 कैंसिल, क्या बच गया आपके पास, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ चुका है ये आपके पास, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, given below is the picture of Olympic rings made by taking 5 congruent circles of radius 1 centimeter each, intersecting in such a way that the chord forming by joining the point of intersection of the circle is also length of 1 centimeter. टोटल एरिया हमें फाइंड करना है डॉटेड रीजन्स का, ठीक है। तो फिगर ये है, 5 ओलंपिक रिंग्स हैं और बोला गया है इनका जो रेडियस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऑल्सो उन्होंने बोला है जहां पर ये कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही हैं, सॉरी जहां पर ये रिंग्स इंटरसेक्ट कर रही है वहां एक कॉर्ड बनाई गई है, ये दिख रही है आपको कॉर्ड, ये कॉर्ड भी 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ डॉटेड रीजन। तो कितने डॉटेड रीजन है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अगर मैं एक रीजन का एरिया फाइंड कर लूँ, उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करके सभी का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 रिंग्स बना ली है और उन्होंने बोला है कि ये जो डॉटेड रीजन है ये हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं फोकस करूँगी सिर्फ एक पे और उसको फिर मैं वो एरिया फाइंड करने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, 4 से मल्टीप्लाई और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस एरिया को फोकस करते हैं। जब हम इस एरिया को फोकस कर रहे होंगे तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पर एक कोड बन रही है 1 सेंटीमीटर की, तो ये क्या है, 1 सेंटीमीटर की कोड है। ऑल्सो बोला गया है कि सभी के सभी जो सर्कल्स हैं उनका जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर का है। तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये भी क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। सो दिस इज O, A एंड B।
ठीक है, अब इस पोर्शन को मैं जूम कर रही हूँ, इसको ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ O, ये है A, ये है B, ईच इज 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड ये भी क्या है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या आपको ये OA, यहाँ मैं इसको मान रही हूँ C, OACB एक सेक्टर दिखाई दे रहा है? अगर आप लोगों को सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, इन सब की नॉलेज नहीं है या इंट्रोडक्शन पार्ट आपने इसका नहीं देखा है, तो आई सजेस्ट एक बार 12th चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। ये 12th चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पे जाके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। तो OACB इज ए सेक्टर, ठीक है। और मेरे को ये वाला पोर्शन क्या दिखाई दे रहा है, एक सेगमेंट दिखाई दे रही है, दिस इज अ सेगमेंट। अगर मैं ये पोर्शन निकाल लूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर वाला पोर्शन भी आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले नीचे वाले पोर्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसका एरिया फाइंड करेंगे, दैट इज सेगमेंट का। तो मैं लिखती हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सी सेगमेंट, ACB इज इक्वल टू, कैसे निकल सकता है, सेक्टर में से अगर मैं ये ट्राइंगल माइनस कर दूं, ये है ना, मैं इसका एरिया फाइंड कर रही हूँ, तो सेक्टर में से मैं ये ट्राइंगल को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये पोर्शन आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक है, ओके। तो ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और ये कोड भी हमें बोली है 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। ओके, तो हमें थीटा पता चल गया कि ये कितना है, 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाइए, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो भी कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, ये हो गया 60, पाई को बी के लिए एज इट इज रहने देते हैं। आई थिंक हमारे जो आंसर्स हैं उसके अंदर भी पाई है, तो इसलिए हम पाई की वैल्यू नहीं पुट कर रहे। आर स्क्वायर, आर कितना है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस √3/4 साइड स्क्वायर, साइड भी कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 6, तो ये हो गया π/6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया है, ये सिर्फ इतने से पोर्शन का एरिया आया। मुझे इसका भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे कैसे हम इसको, एरिया ऑफ डॉटेड रीजन इन फर्स्ट 2 रिंग्स। पहली 2 रिंग्स में एरिया ऑफ डॉटेड रीजन क्या है, 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेगमेंट, तो इसको हम 2 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, पूरा एरिया चाहिए। अब देखिए, अब 2 से मल्टीप्लाई करने के पास मेरे पास ये पोर्शन आ चुका है, दैट मीन्स मैंने ये पूरा एरिया फाइंड कर लिया। अब ये पूरा एरिया फाइंड कर लिया, इतने एरिया और कितनी है, 1 2 3 4 है, तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे इसके अंदर, टोटल एरिया ऑफ डॉटेड रीजन। अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, तो 4 इंटू ये 1 का हो गया, 2 इंटू, तो 4 मल्टीप्लाई 2 8 बाहर, π/6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 4 नहीं, हमारे तो बाहर 8 आया है, सो दिस इज 8 इंटू π/6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 38। If 2 and 1/2 are zeros of px square plus 5x plus r, then हमें pr की वैल्यूज फाइंड करनी है, राइट? तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन 38। हमें इक्वेशन दे रखी है px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r और हमें बोला गया है दो जीरोज ये हैं। दो जीरोज कैसे होती हैं, यानी कि एक अल्फा हमें दे रखा है 2 और एक हमें बीटा दे रखा है 1/2। ये है आपका चैप्टर सेकंड से। आई होप आपने चैप्टर सेकंड देख लिया होगा। इफ नॉट, आप अभी भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये आपको दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा। नाउ दिस इज द इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन है तो जनरल इक्वेशन कौन सी होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ से हमें क्या क्या मिल रहा है इस जनरल इक्वेशन से कि a की वैल्यू क्या है आपके पास, x स्क्वायर का कोफिशिएंट इज p, b की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट इज 5, c की वैल्यू क्या है, c इज कांस्टेंट दैट इज r। तो ए बी सी और अल्फा बीटा की वैल्यूज आ चुकी हैं आपके पास। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? आपको पी और आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? हमें पता है इनका रिलेशन इनके साथ क्या होता है। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस का होता है, सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाई ए के। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा इज 2, बीटा इज 1/2, माइनस बी की वैल्यू क्या है 5 और ए की वैल्यू क्या है p। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। ये आ जाएगा 4 + 1 माइनस 5/p। ये हो गया 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 5p। मल्टीप्लाई है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। ये आ गया, p की वैल्यू आ गई -2। अभी p की वैल्यू आई है, हमें किसकी चाहिए? r की भी चाहिए। उसके लिए हमारे पास एक और रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा, वो किसके इक्वल होता है? c बाई ए के। तो अल्फा क्या था? 2, बीटा क्या था? 1/2, c की वैल्यू क्या है? r और a की वैल्यू क्या है? p। तो यहाँ क्या आ जाएगा? r/p। अब 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? 1 = r/p। p की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की है दैट इज -2, तो r/-2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो r की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो r की भी -2, p की भी -2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ r और p की वैल्यू 2 दे रखी है, नहीं हमारी तो -2 आई है। सो -2 में ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन 38। चलिए करते हैं क्वेश्चन 39। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। द साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज। हमें एक सर्कल दिया गया है, ड्रॉ करते हैं इसकी फिगर। ये हमें एक सर्कल दिया गया है जिसका हमें सर्कमफ्रेंस बोला गया है, कितना है? 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बोला गया है द साइड ऑफ द स्क्वायर, जो इस सर्कल के अंदर है वो कितनी है। तो हम इसके अंदर सबसे पहले स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा स्क्वायर, ठीक है। अब हमें बतानी है इस स्क्वायर की साइड बतानी है, ठीक है। इस स्क्वायर की साइड हम कैसे बताएं? मैं इसको नाम देती हूँ A, B, C एंड D, ठीक है। हमें तो सिर्फ सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? 2πr, है ना। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं पुट की हुई ना आंसर में, तो हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करते, नो प्रॉब्लम। आर कितना आ जाएगा? 100/2π, कैंसिल हो गया। ये आ गया आपके पास 50/π सेंटीमीटर। तो इस सर्कल का जो रेडियस आया है वो कितना आ चुका है आपके पास? रेडियस आ चुका है 50/π सेंटीमीटर। अगर मैं इसको डबल कर दूं, रेडियस का डबल कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? डायमीटर ऑफ द सर्कल। एंड ये जो डायमीटर है, क्या आपको इस स्क्वायर का डायगोनल दिखाई दे रहा है? दिस इज r + r। ये डायमीटर इस स्क्वायर का डायगोनल दिखाई दे रहा है, तो हम क्या निकाल लेते हैं? डायमीटर दैट इज रेडियस का डबल। तो रेडियस का डबल क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 100/π। ये डायमीटर है सर्कल का एज वेल एज
डायगोनल भी है स्क्वायर का, ठीक है। अब इससे हमें फायदा क्या होगा, इससे हमें फायदा ये होगा कि जैसे ही हमारे पास डायगोनल आया, हमें पता है कि ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी और इक्वल है ए डी के। तो अगर मैं ये ट्राइंगल उठाती हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, जिसके अंदर ए सी की वैल्यू मेरे पास है, ए बी और बी सी दोनों इक्वल है, तो इसको मैं x और x मान लेती हूँ। एंड ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक स्क्वायर है, 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर बेस निकालना है, तो मैं क्या लगाने वाली हूँ, यस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ हाइपोटेन्यूज इज AC, परपेंडिकुलर इज BC का स्क्वायर, बेस इज AB का स्क्वायर। तो AC क्या है आपके पास, डायमीटर, डायमीटर क्या हुआ 100, तो 100 बाई पाई का होल स्क्वायर। BC हमने माना है x का स्क्वायर और AB भी क्या है x, तो वो भी क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होगा, 100 इंटू 100, पाई का स्क्वायर पाई इंटू पाई, ये क्या हो गया 2x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, इसको इससे कैंसिल किया, ये आ गया 50। तो ये आ गया आपके पास 50 इंटू 100 अपॉन में पाई इंटू पाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब ये एक्स का स्क्वायर है, तो यानी कि हमें क्या करना है, इसका रूट निकालना है। यानी कि मैं क्या लिखूंगी, एक्स क्या आ जाएगा, रूट 50 इंटू 100 अपॉन में पाई इंटू पाई, ठीक है। अब जब भी रूट से बाहर चीजें आती हैं, वो कौन सी चीजें आती हैं, पेयर वाली आती हैं। यहाँ पर किस किस का पेयर बन रहा है, 100 में 2 0 का पेयर बन रहा है, तो 1 0 बाहर आ जाएगी, यानी कि 10 बाहर आ जाएगा, है ना। 100 को हम लिख सकते हैं ना 10 इंटू 10, तो 10 के पेयर बन गए, एक 10 बाहर। यहाँ पर 2 पाई है, पाई का पेयर बन गया, तो 1 पाई बाहर। तो हमारे पास आ गया 10 बाई पाई बाहर, अंदर क्या बचा, रूट 50। अब हम क्या करेंगे, रूट 50 के भी फैक्टर्स बनाएंगे, 50 के फैक्टर्स बनाएंगे, क्या आएगा, ये आ गया आपके पास 255। अब जिसके पेयर बन गए हैं, 5 का पेयर बन गया, वो फिर से रूट के बाहर, और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर। तो ये आ जाएगा, इसको हम क्या लिख देंगे, 5 रूट से बाहर और रूट 2 अंदर। क्या हो जाएगा ये 50 बाई पाई इंटू रूट 2 सेंटीमीटर। ये क्या आ चुका है, x। क्या x था, साइड ऑफ स्क्वायर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 50 बाई पाई रूट 2। 50 रूट 2, पाई नहीं है यहाँ पर, यहाँ 100 है, 50 रूट 2 बाय पाई, ये हमारा आंसर आया था, दिस इज सेंटीमीटर, राइट। तो ये था क्वेश्चन 39। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243, ठीक है। एंड सिमिलरली 243 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। हमें बताने हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड करते हैं, हमें पता है, या तो हम क्या करेंगे, a1 अपॉन में a2 इक्वल्स इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 आता है, तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन, ठीक है। अगर a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तो नो सॉल्यूशन। और अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। याद आ गई, 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये 3 कंडीशंस कब आती हैं, जब हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आती हैं, है ना। x यानी कि एक्स वाई की फॉर्म में इक्वेशंस आती हैं, तभी हम निकालते हैं ना a1 a2 b1 b2। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें पहले एक्स वाई के टर्म्स में इक्वेशंस लेकर आनी पड़ेंगी। कैसे, देखिए, हमें दिया हुआ है 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243। अगर मैं 243 के फैक्टर्स बनाती हूँ, देखते हैं क्या आता है। 243 3 पे जा रहा है, 81 27 9 3, तो 1 2 3 4 5 यानी कि 3 की पावर 5 आ चुकी है। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243 की जगह पर लिख सकते हैं 3 की पावर 5। अब
क्या हुआ, दोनों बेस सेम, मैं क्या कर सकती हूँ, पावर को इक्वेट कर सकती हूँ। तो x प्लस वाई यहाँ से आ गया मेरे पास 5। सिमिलरली यहाँ पर भी 243 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 5 और ऊपर क्या है x माइनस वाई। अब क्या होता है, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 5y, 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब दोनों में बेस सेम है, यहाँ पर 3 की पावर क्या है, जी नहीं 0 नहीं है, 3 की पावर 1 है। किसी की भी पावर 0, अगर 3 की पावर 0 होता उसका मतलब होता 1, किसी भी इंटीजर की पावर 0 होती है उसका मतलब होता है 1। यहाँ 3 प्रेजेंट है तो मतलब है 3 की पावर 1 है। तो अब दोनों में बेस क्या हो गया, सेम, क्या आएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये आ गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकाल लेते हैं a1 बाई a2 निकालते हैं। a1 क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट दैट इज 1। a2 क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट दैट इज 5। अब निकालेंगे b1 बाई b2। b1 इज फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट इज 1, b2 क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे -5 है। तो अब देखिए क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ -5 है। तो a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, यानी कि कौन सा आया, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब कि ओनली वन सॉल्यूशन। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 0 तो नहीं है हमारे, तो 1 आया, तो 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन सी। थैंक यू।